वेल हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 11th क्लास का नया कॉन्सेप्ट डायमेंशन एनालिसिस पे बेस्ड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने अभी डायमेंशनल फार्मूला क्रिएट करने सीखे हैं किसी भी फिजिकल यूनिट के। तो हम बात कर रहे हैं हम उनको किसी सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक छोटे से ओवरव्यू के तहत मैं आपको बताता हूँ। जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं वो आपकी चार प्रकार की सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं। पहला होता है एमकेएस सिस्टम, दूसरा होता है सीजीएस सिस्टम, तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम और चौथा होता है एसआई सिस्टम। जब हम किसी के वजन को किलोग्राम में बोलें, लंबाई को यानी कि लेंथ को हम मीटर में कैलकुलेट करें और टाइम को सेकंड में कैलकुलेट करें तो उसे हम एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। जब हम किसी भी यूनिट को मास की ग्राम में मेज़र करें और सेंटीमीटर के अंदर लेंथ कैलकुलेट करें, सेकंड के अंदर होना चाहिए टाइम, तो हम उसको बोलते हैं बेटा सीजीएस सिस्टम। और एफपीएस सिस्टम के लिए कंडीशन आती है कि हम यूज़ कर रहे हैं फीट पाउंड, पाउंड वजन होता है और सेकंड टाइम हो जाता है। एसआई सिस्टम जस्ट लाइक एमकेएस सिस्टम, लंबाई को मीटर में, वजन को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में नापें। तो कभी कभी हमें यूनिट्स दे रखी होती हैं एमकेएस सिस्टम में और हमें उसे कन्वर्ट करना होता है सीजीएस सिस्टम में। आपने ये प्रीवियस ईयर में तो करा होगा सारा काम छोटे लेवल पे, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ सीखनी है हमको। तो आइए ज़रा जानते हैं हम अपने आज के पहले एग्जाम्पल को लेके। पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपको कुछ इस प्रकार से गिवन है, आप देख पा रहे होंगे ये। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपका केजी में वजन है, मीटर के अंदर लेंथ है, तो ये एमकेएस सिस्टम कहलाता है। इस एमकेएस सिस्टम को हमें किस में चेंज करना है, सीजीएस सिस्टम में करना है। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ। देखिए सॉल्यूशन कैसे करा जाएगा। सॉल्यूशन करने के लिए हम लोगों के पास ना कंडीशंस हैं, तो आइए कंडीशंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, जो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। अब पहले मैं एसआई यूनिट इसकी निकालना सिखा देता हूँ आपको। देखिए ये आपको एफ इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो आप पता है इसमें क्या करिएगा, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि आप पहले फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लीजिए, एम एल टी माइनस टू, जी को जी लिखा रहने दीजिए। एम और एम इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सिर्फ एम होता है, अपॉन आर स्क्वायर का मतलब हो गया किसी भी लेंथ का स्क्वायर। अब देखिए एक एम से ये एम काट दीजिएगा, एल स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो बन जाएगा एल की पावर 3, टी की पावर माइनस 2 ही रहेगा और ये एम आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो ये आपका हो गया कैपिटल जी का फॉर्मूला, एम माइनस 1 एल 3 टी माइनस 2 यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। इसकी मदद लेनी है हमें, तो आइए जब इसकी मदद लेते हैं हम जानते हैं कैपिटल जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है एम माइनस 1 एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 2। तो इधर लिखता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी इक्वल टू एम माइनस 1 एल की पावर 3 टी की पावर माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया इसका, ठीक है।
यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन, अगर मैं कन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं तो कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट कहता है N1 M1 L1 T1 इक्वल टू N2 M2 L2 T2 और इनकी पावर लिख देना A B C, इनकी पावर लिख देना A B C। हमें कन्वर्ट करना है MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो N1 है, पहली न्यूमेरिक वैल्यू आपको ये गिवन है, ये नंबर, तो आप इधर लिख देंगे 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, ये आपको दे रखा है MKS सिस्टम में या SI सिस्टम में। तो कैसे लिखूंगा मैं M1 की जगह वजन ऐसे लिख दूंगा kg, मैं L1 की जगह वजन लिख दूँ, वो लेंथ लिख दूंगा मीटर, और टाइम की जगह लिख दूंगा सिर्फ सेकंड। इसके साथ साथ मुझे इसे CGS सिस्टम में बदलना है, तो मैं ये तो वैल्यू तो जानता नहीं N2 कितनी होगी, लेकिन मैं M2 जानता हूँ। M2 जो होगा वो ग्राम में नापा जाएगा, L2 जो होगा वो सेंटीमीटर में नापा जाएगा, और टाइम 2 जो होगा वो सेकंड में नापा जाएगा। अब ये जो ABC लिखे हुए हैं, ये ABC दरअसल रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला में जो पावर है। तो मैं kg की पावर -1 लिखता हूँ, m की पावर 3 लिख देता हूँ, सेकंड की पावर -2 लिख देता हूँ। यही पावर सेम यहाँ पे -1 और उसके बाद आ जाएगा 3 और उसके बाद आएगा -2। मैं बहुत आराम से देख पा रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड की पावर -2 है, इधर भी सेकंड की पावर -2 है, तो दोनों सेम होने के कारण आपस में कट गई। लेकिन ये दोनों नहीं कट पाएंगे क्योंकि एक मीटर में और एक में सेंटीमीटर में। तो इनको सेम करने का छोटा सा आपको पैटर्न तो याद होगा ही। छोटा सा पैटर्न ये है कि 6.67 लिख दूंगा, 10 की पावर -11 लिख दूंगा। अब मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और इधर लिख दूंगा 1000 ग्राम, जिसकी पावर हो जाएगी -1। ऐसे ही मैं मीटर के बारे में लिखूंगा, एक मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, और उसकी पावर लिख दूंगा मैं बेटा 3। फिर मैं N2 लिख दूंगा, ग्राम की पावर -1 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। अब देखिए क्या करने वाले हैं, ये ग्राम की पावर और 1000 की पावर -1 थी, तो मैं इन्हें ना सेग्रीगेट कर देता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं अलग अलग करने वाला हूँ। 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर ये 3 लिखी जाएगी, उसकी पावर लिखी जाएगी -1, ग्राम की पावर लिखी जाएगी -1, ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 पे भी लग जाएगी और भी पावर 3, और ये सेंटीमीटर है तो इसलिए लिख दिया जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इक्वल टू में बचेगा N2 ग्राम की पावर -1 और सेंटीमीटर क्यूब। बेटा सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब काट दो, बेटा पर ग्राम से पर ग्राम काट दो। अब आपके पास ये वैल्यूज़ रह गई हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ना वैल्यूज़। इनको थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करके लिख दो। इनको जब आप सॉर्ट आउट करके लिखते हो तो ऐसे लिखोगे 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू N2। चलिए कोई बात नहीं, अब आप इसमें बखूबी जान चुके हैं, जब भी मल्टीप्लाई होती है तो पावर प्लस करी जाती है। तो मेरा जवाब ये आएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 माइनस का 3 प्लस का 6 इक्वल टू N2। तो 6 में से पहले 3 घटा दीजिए तो 3 बचा। मैं एक स्टेप लिखना और प्रेफर करूँगा, 10 की पावर -11 प्लस का 3, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों -11 में प्लस का 3 कर देंगे तो गिनती भी याद आनी चाहिए आपको।
ये हो जाएगा 10⁻⁻8। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कन्वर्जन हुआ है, ये जो वैल्यू आई है 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये दरअसल CGS सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? CGS सिस्टम। आप पता है मैं कैसे लिखूंगा? कैपिटल G की जो वैल्यू है वो कहलाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8। और बच्चों इस बात पे ध्यान देना, न्यूटन बोलते हैं जब हम SI यूनिट बोलते हैं, और डाइन बोलते हैं जब CGS सिस्टम में होता है। तो मैंने लिख दिया D, ठीक है नहीं है, डाइन। और मीटर स्क्वायर की जगह लिख दूंगा मैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर। केजी स्क्वायर है तो इस जगह लिख दूंगा मैं सिर्फ ग्राम का स्क्वायर। तो आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻⁻11, ये वैल्यू पूरी पूरी कन्वर्ट हो गई, ये वैल्यू पूरी पूरी कन्वर्ट हो गई इसमें 6.67 इंटू 10⁻⁻8 में। तो ऐसे आप कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के क्या क्या स्टेप्स हो गए बच्चों? पहला स्टेप है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। जो आपको यूनिट दे रखी है फिजिकल यूनिट, पहले उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। डायमेंशनल फॉर्मूले के बाद आप ये लाइन लिखेंगे यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन, जिसका एक बेसिक फॉर्मूला ये है n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। अब मैं डिटरमाइन करूँगा कि किस सिस्टम से किस सिस्टम में चेंज करना है। मैंने डिटरमाइन करा कि MKS सिस्टम यानी कि SI सिस्टम से मुझे CGS सिस्टम में बदलना था, जो क्वेश्चन ने क्या रखा है देखिए, CGS सिस्टम में बदलना है। तो मैंने MKS सिस्टम के लिए मास लिखा है, M की जगह मास लिखा है kg, L की जगह मास लिखा है मीटर, टाइम की जगह टाइम लिख दिया सेकंड, और ऐसे ही मैंने इधर ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड लिख दिया। अब क्या हुआ कि सेकंड का स्क्वायर सेम था तो कट हो गया। बट ऑन द अदर हैंड ये जो kg है, जब हम ग्राम में चेंज कर रहे हैं तो kg को हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम, और मीटर को हम लिख रहे हैं 100 सेंटीमीटर, ताकि वो सेम हो जाए। अब जब इस क्यूब को अंदर भेजूंगा, नंबर पे अलग जाएगा क्यूब और यूनिट पे अलग जाएगा क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब, पर ग्राम से पर ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ नंबर बच जाएंगे। उन नंबरों को जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो मुझे यूनिट यहाँ पे दिख जाएगी। तो आपका ये पहला हेडिंग था, जो कि डायमेंशनल एनालिसिस में आप सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर अगला आता है चेक। तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला बाय डायमेंशनल फॉर्मूला, वो हम इसमें सीखने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर मेरे को किसी ने अपना डायमेंशनल फॉर्म, अपना कोई भी फॉर्मूला किसी भी साइंटिस्ट ने मेरे को इजाद करके दे दिया, तो क्या गारंटी है कि उसका मतलब फॉर्मूला सही है? ये एविडेंस के तौर पे काम में आती है। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको एविडेंट करेगा कि कैसे हम एनालाइज करें कि गिवन फॉर्मूला मेरा करेक्ट है कि नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, टाइम का एक फॉर्मूला दे रखा है, टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला दे रखा है 2 पाई रूट के अंदर लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं कैसे पता करूं कि ये फॉर्मूला मेरा सही है या गलत है? इस चीज़ को पता करने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का मदद कर लेते हैं और हम पता करते हैं ये फॉर्मूला सही है या गलत है। करने का तरीका आपके सामने है, आप देखिएगा कैसे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके अंदर दे रखा है कि show that the expression of the time period this of a simple pendulum of length L is given is correct। तो मैं इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कहूँगा कुछ इस तरीके से कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये रहा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट के अंदर लेंथ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब पता है, किसी भी कांस्टेंट
टर्म का, जैसे ये 2 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो हम ज़ीरो नहीं लिखते इस जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम इसे इग्नोर कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, बाय पुटिंग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनका मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखने वाला हूँ। चलिए लिखता हूँ मैं। तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, एम भी ज़ीरो है, एल भी ज़ीरो है और टी इसका है, तो टी लिख दिया, इक्वल टू 2 पाई का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है और पाई जो है 22/7 होता है, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। ये जो अंडर रूट लिखा है ना, अंडर रूट को लिखने के लिए मैं ब्रैकेट लगा दूंगा और इसकी पावर यहाँ पे लिख दूंगा 1/2। और यहाँ पे ये जो लेंथ गिवन है, तो लेंथ का इस तरीके से लिखा जाएगा m की पावर 0, क्योंकि मास इसमें होता नहीं है, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर 0 अपॉन में। आप देखिएगा ये तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अपॉन में आप देखिएगा ये g है, g दरअसल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो बेसिकली ये है तो एक तरीके का एक्सेलरेशन ही। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला था वो आपको ऊपर पहले बताया गया था कि कितना था। अभी तो फिलहाल आपको याद होना चाहिए था, उसमें कोई भी मास नहीं होता, उसमें लेंथ होती है और टाइम की पावर कितनी होती है, -2। LT-2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशनल फार्मूला है। इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे m की पावर तो 0 लिखा रहने दिया, l की पावर 0 भी लिखा रहने दिया, t की पावर 1 ही है, और यहाँ पे सॉल्व करते हुए ये l से l कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा m की पावर 0, l की पावर भी 0 और t की पावर 0 में ये वाला 2 जब ऊपर जाएगा ना माइनस का, तो प्लस हो जाएगा, तो t की पावर हो जाएगा ये 2, और पूरे की पावर कितनी है इसमें 1/2 अंडर रूट के कारण। ये 1/2 जो पावर है ये अब सबसे मल्टीप्लाई होगी। तो अगर मैं इसे सबसे मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसे बोलूँगा 0 × 1/2, लेंथ में 0 × 1/2 और टाइम में 2 × 1/2। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेरा आंसर आ जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0 और t, m की पावर 0, l की पावर 0 और t। अब आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो आप बोल देंगे यस द फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। ये जो फॉर्मूला है ये मेरा डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स आपने आज 2 चीज़ें सीखी हैं डायमेंशनल फार्मूला में, जो कि खासा इम्पॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने आज सीखा है हाउ टू कन्वर्ट एनी डायमेंशनल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, एंड आफ्टरवर्ड्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड कि डायमेंशनली करेक्टनेस हम कैसे स्थापित करें। इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है डायमेंशनल एनालिसिस का, ये हम करने वाले हैं बेटा अगले सेशन में। तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट के अंदर लिख के दे दीजिएगा। जहाँ तक कोशिश रहेगी कि मैं उसे सॉल्व करूँ, वरना मैं आपको, आप उसमें ईमेल अपनी आईडी लिख दीजिएगा ताकि मैं आपको उसे ईमेल कर सकूँ, ठीक है ना, या रिप्लाई के अंदर मैं उसमें अवेलेबल करवा दूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।